तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 28 ईयर्स लेटर की ट्रिलॉजी फिल्म के सेकंड पार्ट को, यानी कि बोन टेम्पल फिल्म को। और आप सभी की कन्वीनियंस के लिए मैं इसके पहले पार्ट यानी कि 28 ईयर्स लेटर को इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है, तो वो डायरेक्टली पार्ट 2 पर यानी कि बोन टेम्पल पर स्किप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प दे दूंगा। ये मूवी काफी बेहतरीन होने वाली है और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। और हाँ, इस ट्रिलॉजी के अंदर अभी फाइनल पार्ट आना बाकी है, यानी कि बहुत सारी चीजें आएंगी। और पहले मूवी यानी कि 28 डेज लेटर फिल्म के प्रोटैगनिस्ट यानी कि जिम को भी यहाँ पर दिखाया जाने वाला है, तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया एक बहुत ही बढ़िया कोरियन फिल्म को, जो कि है गोस्ट ट्रेन। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक 2002 से ही होती है, जब रेज वायरस आउटब्रेक हो गया था। अब ये वायरस जो है ना, वो नॉर्मल वायरस से अलग सा है। अब जैसा कि इसका नाम रेज वायरस है, तो ये लोगों के अंदर गुस्से की भावना को पैदा करता है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर होती है। साथ ही साथ उनको वायलेंट भी वो कर देता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान सोच समझ भी सकता है, यानी कि वो माइंडलेस ज़ॉम्बीज नहीं होते, बट दे बिकम रियली वायलेंट, जैसे कि कोई जानवर हो। खैर, तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि टेलीविजन के ऊपर टेलीटबी शो देख रहे थे। इन सभी बच्चों को इस कमरे के अंदर इसलिए ही रखा गया था ताकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से इनको बचाया जा सके और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इनको पता ना चले। लेकिन अचानक से बच्चों को बाहर से बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे बहुत डर गए थे। अब इनमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम जिमी क्रिस्टल्स था, और वो दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है। लेकिन तभी वायरस से इन्फेक्ट हुए ज़ॉम्बीज कमरे के अंदर आने लगते हैं और बच्चों पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन जिमी दरवाजे के पीछे छिप जाता है और इसलिए वो ज़ॉम्बी से बच गया था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसे ये कहती है कि जिमी, तुम यहाँ से चर्च में अपने पिता के पास भाग जाओ, क्योंकि अभी तक वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और वो जिंदा नहीं बचने वाली थी। जिसके बाद जिमी भागते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के अंदर ही उसके पिता बैठे हुए थे, जिनसे जिमी पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अब उसके पिता यहाँ के पादरी होते हैं, तो वो उसको ये बताते हैं कि ये सब कुछ तो एक ना एक दिन होना ही था और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही गॉड कर रहे हैं। उसके पिता उसको बचाने के बजाय ज्ञान देने लगते हैं, जो कि काफी वियर्ड था, जैसे कि गॉड उन सभी के सिंस के लिए उनको पनिश कर रहे हैं, बेसिकली क्लेंजिंग कर रहे हैं। ही वॉज लाइक कि कोई नहीं बचने वाला तो आत्मसमर्पण कर दो। वो जिमी को अपना क्रूसिफिक्स देते हैं और ये कहते हैं कि वो खुद को सेफ रखे। और अब अपने पिता की इन सभी अजीब हरकतों को सुनकर जिमी को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो यहीं पर चर्च के अंदर कहीं छुप जाता है कि तभी सभी ज़ॉम्बीज चर्च की खिड़की को तोड़कर फादर को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देते हैं, बेसिकली खत्म कर देते हैं, जो कि दर्शाता है कि ह्यूमैनिटी ने कैसे अपने घुटने टेक दिए हैं इस वायरस के आगे। फिर जिमी को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी 28 साल आगे जाती है। खैर, अब तभी हम एक छोटे से आइलैंड लंडसफार्न को देखते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और इसलिए कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ व्यक्ति यानी कि ज़ॉम्बी इस आइलैंड पर नहीं आ सकता। अब ये नेचुरल प्रोटेक्शन देता है इंसानों को और इसी वजह से सभी बचे हुए लोग इसी आइलैंड पर रहा करते थे और यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी से सेफ थे। अब इस आइलैंड पर सभी लोग मिलकर रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते, और क्योंकि चारों तरफ समुद्र था इसलिए ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे और कभी कभी कई लोग शिकार पर भी मेन लैंड पर जाया करते। बेसिकली यहाँ के लोग जो थे ना, वो स्कैवेंजर्स थे और वो वहां पर कैसे जाते थे इसके बारे में मैं आपको भी समझाऊंगा। खैर, अब इस आइलैंड के ऊपर हम जेमी को देख पाते हैं और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन कहानी होगी वो जेमी और उसके परिवार की होने वाली थी। अब जेमी जो है, उसकी पत्नी का नाम आयला था और उसके बेटे का नाम स्पाइक होता है। अब बात करें आयला के बारे में, तो वो काफी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफी मिस्टीरियस होती है। कोई भी उसकी बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा था, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उसको दिक्कत क्या थी। अब जेमी अपने बेटे स्पाइक को शिकार पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो जेमी पर काफी गुस्सा करती है कि स्पाइक अभी मात्र 12 साल का है और वो उसको शिकार पर ले जाना चाहता है और वो ऐसा नहीं होने देगी। वहाँ पर काफी खतरा है, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं। लेकिन स्पाइक अपनी मम्मी को शांत करता है, उनसे झूठ बोलता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, ना कि शिकार पर। फिर स्पाइक सैम से मिलता है, जो कि इनके परिवार जैसा ही था। वो काफी बूढ़ा होता है और वो स्पाइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वापस जरूर आओगे। जिसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर निकल रहा था। अब स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर शिकार के लिए जा रहा होता है, इसलिए सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं, उसको चेयर भी कर रहे थे। इवन वो सेलिब्रेट करने के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं और ये एक रिचुअल जैसा था वहाँ पर, जैसे कि अंधेरे में उजाले की किरण थी। कोई भी जब पहली बार मेनलैंड पर जाया करता था, उनके लिए सेलिब्रेशन रखा जाता। और ये सेलिब्रेशन इसलिए नहीं था कि वो वहाँ पर
पहली बार जा रहे थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये सेलिब्रेशन इसलिए रखा जाता था ताकि वो जिंदा वापस लौट कर आए। अब जैसा मैंने बताया कि इस आइलैंड को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो वो कैसे? तो असल में इस आइलैंड से मेनलैंड तक एक रास्ता बना हुआ था और जब समुद्र के पानी का लेवल कम हुआ करता तभी ये रास्ता दिखाई देता था। अब 4-5 घंटे का वक्त इनके पास था। फिर स्पाइक और जेमी इसी रास्ते को पार करते हुए मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां पर ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था। अब जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो रास्ता पूरी तरह से छुप जाया करता था और यही रीजन था कि कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। जेमी और स्पाइक इन दोनों को पता था कि 4-5 घंटे के बाद पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा और तब तक उन्हें वापस आना पड़ेगा, यानी कि शिकार उसी वक्त तक होगा। अब स्पाइक जो होता है वो पहली बार मेनलैंड पर आया था और फिर स्पाइक और जेमी जंगल के अंदर जाते हैं। तब जेमी स्पाइक को एक ज़ॉम्बी दिखाता है जो कि जमीन पर रेंग रहा होता है। जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये ज़ॉम्बीज खतरनाक तो होते हैं लेकिन ये सिर्फ रेंग कर अपना शिकार करते हैं, इनके पास स्पीड नहीं होती, ये भाग नहीं सकते और इसलिए इनसे उनको डरने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह के ज़ॉम्बीज की स्किन काफी मोटी हुआ करती थी और इसलिए अगर इन्हें मारना है तो सीधा इनके गले पर तीर मारना होगा। फिर जेमी अपने बेटे को पहला मौका देता है ज़ॉम्बी का शिकार करने का। अब जेमी के बताए अनुसार वो ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है, जिस वजह से पहली बार में ही उस ज़ॉम्बी की मौत हो गई थी और यहाँ पर ये ट्रेनिंग आइलैंड के ऊपर ही ले रहे थे। लेकिन वहां पर और भी ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें जेमी खत्म कर देता है। फिर वो दोनों और आगे बढ़ते हैं और रास्ते में वो ये देखते हैं कि काफी सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं। शायद ये डर कर भाग रहे थे एज अ वार्निंग साइन। अब ये सब स्पाइक ने पहली बार देखा था, उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों। अब मेनलैंड देखकर वो काफी आकर्षित सा हुआ था। फिर चलते चलते स्पाइक और जेमी एक पुराने घर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर वो अपने काम की चीजें ढूंढने आए थे एज दे वर स्कैवेंजर्स, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई भी खास काम की चीज नहीं मिलती। अब तभी एक कमरे से उनको आवाज आती है और जब वो दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, या फिर ये कहें कि इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है जिसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ था। वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। जेमी फिर स्पाइक से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन स्पाइक डर जाता है और ये काम नहीं कर पाता। पर जेमी के बार बार कहने पर, उकसाने पर स्पाइक हिम्मत करके उस इन्फेक्टेड पर्सन को खत्म कर देता है। फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और जंगल के अंदर बढ़ते हैं। अब जंगल के अंदर इनको कुछ लाशें मिलती हैं जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। जेमी जब आसपास देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये काम किसी आम इन्फेक्टेड का नहीं है, बल्कि रेज वायरस से इन्फेक्ट हुए लोगों का है। जब किसी में रेज वायरस चला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। ऐसे ज़ॉम्बीज ना सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि वो सोच समझ भी सकते हैं, घर परिवार तक रख सकते हैं और इसलिए जेमी स्पाइक से कहता है कि उनको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ये दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंच गए थे और उन्हें वो मैदान क्रॉस करना था। खैर अब तभी वो ये देखते हैं कि सामने से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज आ रहे थे जो कि खतरनाक होते हैं। वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इंसानों का पीछा भी कर सकते हैं, यानी कि उनसे भी तेज वो भाग सकते थे। अब तभी जेमी ये कहता है कि उनको बचना होगा और वापस जाना होगा, तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए थे। काफी सारे इन्फेक्टेड पर्सन वहां पर आ जाते हैं और जेमी भागता भागता कुछ इन्फेक्टेड को मार भी देता है। लेकिन स्पाइक यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था, एज उसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उसके अंदर ताकत थी। फिर इन दोनों को एक घर दिखाई देता है और ये दोनों ही तुरंत उस घर की तरफ भाग जाते हैं। पर कुछ इन्फेक्टेड हुए लोग उनके पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं और जेमी वहां पर भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। फिर किसी तरह वो दोनों उस घर के अंदर छुप जाते हैं और अपनी जान को बचाते हैं। अब जेमी ये कहता है कि आज रात हमको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो अल्फा ज़ॉम्बीज उनको खत्म कर देंगे। वो इतने ताकतवर नहीं है, ना ही उनके पास इतने हथियार हैं। अब दूसरी ओर आइलैंड पर जितने भी लोग थे वो सभी स्पाइक और जेमी का इंतजार कर रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, स्पाइक पहली बार घर से बाहर गया था और इसलिए सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये दोनों अभी तक वापस नहीं लौट कर आए थे, क्योंकि वो अभी भी उसी घर के अंदर छुपे हुए थे। जेमी को लग रहा था कि अल्फा ज़ॉम्बीज जरूर उनके आसपास होंगे और इसलिए जेमी स्पाइक को कहता है कि रात यहीं बितानी होगी। तभी स्पाइक जो होता है वो दूर एक जगह पर आग जलती हुई देखता है। वो अपने पिता से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके पिता ये कहते हैं कि उसको भी नहीं पता कि ये आग कौन जला रहा है, क्योंकि कभी भी वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गया, यानी कि साउथ दिशा की तरफ। फिर जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर एक जानवर का झुंड उस घर के पास से निकलता है, जिनकी वजह से पुरानी बिल्डिंग हिलने लगी थी। घर काफी पुराना होता है और इसलिए वो टूट कर गिरने लगा था। फिर स्पाइक और जेमी तुरंत ही बाहर भाग जाते हैं और उनके निकलते ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। जेमी कहता है कि अब तो वो वहां पर रुक ही नहीं सकते और उनको तुरंत घर वापस जाना होगा। पर समस्या ये थी कि अब पानी का लेवल ऊपर आ चुका होगा या फिर आ रहा होगा। फिर जेमी ये कहता है कि पानी शायद अभी भी घुटनों तक ही होगा और उनको किसी तरह तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। फिर दोनों भागकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो रास्ता दिख रहा था। खैर अब जब वो दोनों सेफली उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं तो दोनों काफी खुश थे कि फाइनली वो घर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। फाइनली उसको भी रास्ता मिल गया था यहाँ तक आने का। अब ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ही घर की तरफ भागने लगते हैं।
लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन इनसे ज्यादा तेज था और रास्ते में स्पाइक गिर भी पड़ता है। दोनों के पास अब कोई तीर भी नहीं बचा हुआ था और वो दोनों ज़ॉम्बी से फाइट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो काफी थके हुए थे। पर फिर भी किसी तरह दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर हेल्प मांगते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन तक ये आ गए थे। फिर दरवाजे पर पहरा देने वाले कुछ लोग ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। अब यहाँ स्पाइक के लिए तो ये सब काफी स्पेशल था क्योंकि उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था और ये सब किया। पहली बार में ही अल्फा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का सामना कर लिया और इसलिए उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है। सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी के दौरान स्पाइक ये देखता है कि उसके पिता उसके साथ रहने के बजाय एक लड़की रोजी के साथ कहीं जा रहे थे, जो कि यहीं की स्कूल टीचर थी, और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट होते हैं, जो कि स्पाइक के लिए काफी शॉकिंग था। स्पाइक जब अपने पिता को किसी और लड़की के साथ देखता है तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। फिर स्पाइक सैम से मिलता है और ये कहता है कि मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि मेरी माँ कैसी है। फिर सैम कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। अब स्पाइक फिर सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक जगह पर खुली जगह पर आग जलती देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई होगी। फिर सैम ये कहता है कि जरूर ये आग डॉक्टर इयान केल्सन नाम के एक आदमी ने लगाई होगी क्योंकि वो 30 साल पहले उसका दोस्त था, यानी कि ये प्रीवियस फिल्म के सर्वाइवर्स थे, यानी कि डॉक्टर भी वही था, बट ही चोज टू रिमेन अलोन। अब सैम इस बात को तो नहीं जानता था कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो अकेले क्यों रहना चाहता था, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अब तक जिंदा भी होगा। फिर सुबह जिमी घर वापस आ जाता है, तब स्पाइक अपने पिता पर काफी गुस्सा था। वो कहता है कि आप तो दूसरी लड़कियों के साथ ही समय बिताते हो और मॉम की तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं है और आप हमें अकेला छोड़ दो, हम खुद देख लेंगे। स्पाइक फिर ये भी बोलता है कि आपने डॉक्टर इयान केल्सन के बारे में भी झूठ कहा, आप उसको जानते थे, हो सकता है कि वो डॉक्टर हमारी माँ को ठीक कर सके। फिर जिमी बोलता है कि वो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक पागल आदमी है और हमने उसे एक बार देखा था जब वो लाशों को जला रहा था, उनके कंकालों को इकट्ठा कर रहा था और उसने हमको देखा भी था, पर हम डर के मारे वहां से भाग गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर बुरा इंसान होता तो इनको पकड़कर वहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। फिर अगली सुबह स्पाइक एक जगह जानबूझकर वहां आग लगा देता है और सबको ये बोलता है कि आग बुझानी पड़ेगी, जल्दी चलो। तो जो भी लोग गेट की सिक्योरिटी कर रहे थे वो भी आग बुझाने के लिए वहां पर भाग जाते हैं। तब स्पाइक जो होता है वो चुपके से ही बिना किसी को बताए अपनी माँ आयला के साथ मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी माँ को बताता है कि एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर केल्सन, वो आपका इलाज कर सकते हैं और इसलिए मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। और इस वक्त तक हम ये भी देख पाते हैं कि जो यहाँ पर आयला होती है ना, उसको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती थी, वो बहुत ही वियर्ड सा बर्ताव करा करती। और इस तरह स्पाइक और उसकी माँ एक लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर एक मेन प्लॉट के अंदर एक और प्लॉट के साथ एक और प्लॉट ऐड हो गया था। अब शाम में स्पाइक और उसकी माँ एक पुराने टूटे हुए चर्च की तरफ जाते हैं। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि आप आराम करो और मैं रात भर पहरा देता रहूंगा, लेकिन स्पाइक अभी भी छोटा बच्चा ही था और इसलिए उसे रात में नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। अब इस इलाके में कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे जो कि जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि ये लोग भाग नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे कहीं भी पहुंच सकते थे और ऑब्वियस ही बात है इनको इंसानों की बू आ गई थी। अब रात को ये इन्फेक्टेड लोग जो होते हैं वो इस खंडर चर्च के पास आ गए थे। तब स्पाइक की माँ अचानक से एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देती है, जो कि काफी वियर्ड था। अब फिर सुबह जब वो उठकर देखती है तो उसको शॉकिंगली याद नहीं था कि आखिरकार ये जो इन्फेक्टेड है उसको किसने मारा। उसे शायद ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने ऐसा करा होगा। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसको चीजें याद नहीं रहती थी, ना ही उसे बातें याद रहती थी। तभी दूसरी ओर मेनलैंड के अंदर कुछ सोल्जर्स इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। वो कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को तो गोली मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे और खुद भी ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन सिर्फ एक सोल्जर जिसका नाम एरिक होता है वो बच जाता है, जो कि किसी तरह से यहाँ से बचकर भाग गया था। अब इसके बाद जब स्पाइक और उसकी माँ अपने सफर को जारी रख रहे होते हैं तो स्पाइक की माँ उसी को अपना हस्बैंड भी बुला रही होती है, क्योंकि बीमारी की वजह से उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि ये लड़का है कौन, उसका पति है या फिर बेटा है। अब तभी सरसों के खेतों के अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन स्पाइक जो होता है वो आराम से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और आपने पोस्टर्स के अंदर इसी ज़ॉम्बी को हमेशा देखा होगा जब इन लोगों ने 28 ईयर्स लेटर मूवी को प्रमोट किया। लेकिन अचानक से ही तभी वहां पर इस आवाज को सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड पर्सन आ गए थे, तो स्पाइक और उसकी माँ भागकर एक गैस स्टेशन में छिप जाते हैं। लेकिन वहां पर चारों तरफ गैस फैली हुई थी और वहां पर इन्फेक्टेड उनके पीछे आ गए थे और उन पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहां पर बचा हुआ सोल्जर एरिक आ जाता है और उन पर गोली चला देता है। अब ऑब्वियस ही बात है वो गैस स्टेशन था, जिसकी वजह से वहां एक बड़ा धमाका होता है। सारे इन्फेक्टेड पर्सन मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ मिरेकुलसली स्पाइक और उसकी माँ बच गए थे और वो बाहर निकलते हैं। फिर वहां सोल्जर उनको बताता है कि वो मेन स्वीडन से आया है
और वो लोग यहाँ पर अक्सर आते रहते थे इन्फेक्टेड पर्सन्स को मारने के लिए। पर इस बार उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और वो ही बस जिंदा बचा था और उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। खैर अब ये लोग बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा आगे जाकर ये आराम करते हैं, जहाँ पर जो एरिक होता है उसके हाथ में एक फोन था और उसके अंदर एक लड़की की फोटो भी थी, जो कि हो सकता है शायद उसकी लव इंटरेस्ट की होगी या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब स्पाइक ने पहली बार एक फोन देखा था और इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है। ऑब्वियस ही बात है, ये लोग बाकी दुनिया से कट ऑफ होकर रहा करते थे, तो इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यानी कि बच्चे को आइडिया नहीं था कि स्मार्टफोन होता कैसा है। एंड ऑब्वियस ही बात है कि 28 साल बीत चुके थे। अब स्पाइक जो होता है वो सोल्जर एरिक को बताता है कि उसकी माँ को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आयला को, और वो उनको एक डॉक्टर इयान एल्सन के पास में लेकर जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर से मिलने के बाद वो उसको अपने आइलैंड पर ले जाएगा और वहां पर वो सेफ भी रहेगा। बट आई ट्रूली बिलीव कि इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बाद वो वहां रहना नहीं चाहता होगा। एनीवेज अब आगे चलते चलते इनको एक ट्रेन दिखाई देती है और ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बीज आवाज कर रहे थे, तो इसलिए स्पाइक की माँ ट्रेन के अंदर देखने जाती है और ये देखती है कि शॉकिंगली एक इन्फेक्टेड लेडी वहां पर प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। फिर स्पाइक की माँ जो होती है वो बिना डरे हुए एक इन्फेक्टेड लेडी यानी कि एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी की हेल्प करती है और वो इन्फेक्टेड लेडी एक छोटे से बच्चे को डिलीवर करती है और शॉकिंगली ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये लगे कि उसके अंदर रेज वायरस हो। सो माइट भी ये वायरस जो है वो बच्चों पर असर नहीं करता, या फिर ये हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर म्यूटेशन हो गई होगी। एंड आई बिलीव कि ये बच्चा नॉर्मल इंसानों से काफी शक्तिशाली होगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्फेक्टेड और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच का बंदा जिसके डीएनए चेंज हो गए होंगे और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसके अंदर वो सारी खूबियां होंगी जो कि रेज वायरस के अंदर होती थी, लेकिन वो उनको शायद इजीली कंट्रोल कर सकता है। खैर अब जब इन्फेक्टेड उनके ऊपर हमला करने वाली होती है तभी सोल्जर एरिक जो होता है वो उस लेडी को गोली मार देता है। फिर एरिक ये कहता है कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है। उनको नहीं पता कि ये बच्चा कैसा बिहेव करेगा, लेकिन स्पाइक की माँ यानी कि आयला बेबी को छोड़ने से इनकार कर देती है। अब तभी होता यह है कि वहां पर इसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड या फिर ये साथ में रहा करते थे उनका अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि सोल्जर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। वो लिटरली उसकी गर्दन पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसे उखाड़ देता है और ये देखकर तो स्पाइक और उसकी माँ तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। और अब वो ज़ॉम्बी जो होता है यानी कि अल्फा ज़ॉम्बी वो स्पाइक और उसकी माँ के पीछे पड़ गया था। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पर बहुत सारे तीर मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये रेज वायरस इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता और वो अपनी विल पावर से अपने वायलेंट नेचर के चलते आगे बढ़ सकते हैं। अब जब ये अल्फा ज़ॉम्बी इन दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को एक बेहोशी का डार्ट लगा देता है, एक इंजेक्शन देता है और तब जाकर हमको पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर इयान कैल्सन है, जो कि इसी इलाके में रहता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आती है कि जो डॉक्टर कैल्सन होते हैं वो यहाँ इस अल्फा ज़ॉम्बी को यानी कि अल्फा इन्फेक्टेड पर्सन को सैमसन बुलाया करता था और वो ये बोलता है कि वो इन अल्फा ज़ॉम्बीज का लीडर भी है। तो यहाँ पर उसने इसे सैमसन का नाम इसलिए दिया था क्योंकि उसका फ्रेंड का नाम भी सैम था और ये वही सैम है जिसको हमने शुरुआत में स्पाइक से बात करते देखा था, यानी कि वो अपने दोस्त को आज तक भूला नहीं है। अब डॉक्टर जो होता है वो इन दोनों से ये कहता है कि जब तक सैमसन यानी कि ये अल्फा ज़ॉम्बी होश में ना आए उनको वहां से निकल जाना चाहिए। फिर वो स्पाइक और उसकी माँ को अपने साथ रहने वाली जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो अकेला ही रहा करता था। अब तभी यहाँ पर हम उस खौफनाक नज़ारे को देखते हैं जिसके बारे में जिमी ने स्पाइक को बताया था कि डॉक्टर एक पागल इंसान है और वो लोगों को जला रहा था, उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तो डॉक्टर कैल्सन यहाँ पर वायरस फैलने के बाद जितने भी लोग खत्म हो जाते थे उनको जलाकर उनके सर की खोपड़ी से एक टावर बनाया करता था और वो एरिक के सर की खोपड़ी को भी वहां पर अपने साथ लेकर आया था, जिसे स्पाइक बाकी के खोपड़ियों के साथ रख देता है। और डॉक्टर कैल्सन ये बताता है कि यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उनको सम्मान दे सके और ये रियल में एक चीज होती है, बेसिकली सम्मान देना, किसी चीज को याद करना, लोगों को याद करना। अब डॉक्टर कैल्सन यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करता है कि काफी सालों बाद वो किसी इंसान से बात कर रहा है जो कि इन्फेक्टेड ना हुआ हो, अदरवाइज वो यहाँ पर अकेला ही रहकर काफी बोर सा हो गया था। वो ये बताता है कि वरना यहाँ पर तो हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन ही उसको दिखते रहते हैं। अब तभी स्पाइक जो होता है वो सीधा मुद्दे पर आता है और डॉक्टर कैल्सन से कहता है कि उसको अपनी माँ का इलाज करवाना है, लेकिन डॉक्टर कैल्सन ये कहते हैं कि उसके पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी टूल नहीं है, तो वो चेक कैसे कर सकता है और वो कैसे बताएगा कि उसकी माँ को दिक्कत क्या है। जिसके बाद स्पाइक ये बोलता है कि रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने बेबी को जन्म दिया था और ये बच्चा मेरी माँ लेकर आई है और बेबी बिल्कुल हेल्दी था। डॉक्टर कैल्सन कहता है कि इस बच्चे को दूध चाहिए होगा और सिर्फ पानी से या फिर किसी और चीज से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा।
बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि उसे अपने साथ उसे ले जाना पड़ेगा, यानी कि उस आइलैंड पर। फिर डॉक्टर केल्सन स्पाइक की माँ को चेक करने लगते हैं क्योंकि उनको स्पाइक पर काफी तरस आया था। काफी देर तक चेक करने के बाद वो ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ को एक टर्मिनल इलनेस है, यानी कि लास्ट स्टेज कैंसर है, और उसके हिसाब से उनके पास कुछ ही दिन बचे थे और इसलिए उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही थी। वो ये कहते हैं कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर स्पाइक की माँ उसको ये कहती है कि उनको पहले से ही अंदाजा था कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि उन्हें कैंसर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनके खत्म होने के बाद कोई और उनको ये बात बताए, और वो खुद अपने मुंह से कभी ये नहीं कह पाई और इसलिए उसे उसके पिता से भी कोई शिकायत नहीं थी। और तब जाकर शायद स्पाइक को भी ये बात समझ आती है कि उसके पिता किसी और लेडी के साथ क्यों थे, क्योंकि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर जेमी को भी सारी बात पता होगी। स्टिल यहाँ पर ये चीज जस्टिफाइड नहीं थी कि जेमी अपनी पत्नी के रहते किसी और के साथ ये सब कर रहा था। खैर अब स्पाइक को जब ये बात पता चलती है तो उसको काफी दुख होता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक को ये समझाते हैं कि बीते कई सालों में उन्होंने काफी कुछ देखा है। वो ये बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी आया है वो एक दिन खत्म ही होगा। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से जाता है, लेकिन जाना सबको होगा, और उसको अपनी माँ के लिए इतना दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी अपने आखिरी दिनों में थी और ये जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट भी है। स्पाइक की माँ उसे गले लगा लेती है और ये कहती है कि चिंता मत करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक की माँ को अलग जगह में ले जाता है और वो उसे अपने एरो से बेहोश करके खत्म कर देता है। बेसिकली उसको यहाँ पर आसान मौत दी थी क्योंकि वो जानते थे कि स्पाइक की माँ काफी दर्द में थी, जिसके चलते उसको और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद में वो उसकी माँ की खोपड़ी यानी कि स्कल लेकर वापस आता है और वो स्पाइक से ये कहता है कि इस खोपड़ी को उस जगह पर लगाओ जहाँ पर तुमको ये लगता है कि इसकी सही जगह होगी। तो स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के ऊपर जहाँ पर और खोपड़ियां लगी होती हैं अपनी माँ की खोपड़ी को सबसे ऊपर लगाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसकी माँ उसके लिए दुनिया थी, सबसे अव्वल थी, इसलिए उसने ऐसा किया, हाई रेस्पेक्ट दी। खैर अब तभी वहां पर वही अल्फा ज़ॉम्बी वापस से होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश करा गया था। फिर स्पाइक और डॉक्टर इयान केल्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन से बचने के लिए छुप जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डॉक्टर इयान केल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है और स्पाइक की वजह से डॉक्टर की जान बच गई थी। डॉक्टर केल्सन फिर से स्पाइक से कहता है कि इस बच्चे के साथ तुम वापस अपने आइलैंड चले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर स्पाइक निकल पड़ता है अपनी इस जर्नी पर, लेकिन वो अब अपने घर नहीं जाना चाहता था, वो जंगल के अंदर ही रहना चाहता था और वो उस बच्चे को उस आइलैंड के ही मेन गेट पर लटका देता है ताकि लोग उसको देख सकें। अब जो लोग आइलैंड के अंदर रह रहे थे वो बच्चे को देख लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये बच्चा स्पाइक नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वहां से वही बाहर गया था। और जब ये बात स्पाइक के पिता जेमी को पता लगती है तो वो तुरंत ही मेनलैंड की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पानी का लेवल अब तक बढ़ चुका था तो इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाते और उनको काफी दुख होता है क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी आइला और उसके बेटे स्पाइक के साथ हुआ क्या है। फिर हम स्पाइक को देखते हैं जो कि अब जंगल में अकेला बैठा हुआ था और अब वो जंगल के अंदर अकेला ही रहने वाला था और मेनलैंड के अंदर और अंदर जाने तक का वो प्लान करता है। और अब 28 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज वहां पर आ रहे थे और स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है और तभी वहां पर कुछ लोग आ गए थे और उनमें से एक लड़का था जिसने काफी सारी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। इनफैक्ट एक इन्वर्टेड क्रॉस भी था जो कि कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला लड़का जिमी क्रिस्टल्स था। जी हाँ, जिसने कि अपना खुद का ही एक कल्ट बना लिया है। और ध्यान दिया जाए तो ये लोग टेलीटबी स्टाइल में थे क्योंकि बचपन में इन्होंने वही शो देखा था और उसके बाद से दे नेवर सॉ एनीथिंग और वही उन्होंने कल्ट बना लिया। और यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ था ना वो भी मेरे ख्याल से सन बेबी वाला रेफरेंस है टेलीटबीज का, और ये सब दिखने में नॉर्मल नहीं लग रहे होते। और उसने तो स्पाइक को तीर चलाते हुए देख भी लिया था और स्पाइक का निशाना देखकर यहाँ पर जिमी काफी खुश था और फिर वो स्पाइक से ये कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, जिसके चलते हम ये देख पाते हैं कि उसके साथी जो थे यानी कि जिमी के वो भी काफी वियर्ड टेलीटबी स्टाइल में थे और वो बाकी के सारे इन्फेक्टेड लोगों को आसानी से मार डालते हैं और उसके बाद में स्पाइक जो होता है वो भी इन्हीं के साथ निकल जाता है और बूम। इसी के साथ में 28 ईयर्स लेटर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत 28 ईयर्स लेटर मूवी के ठीक बाद होती है। 28 ईयर्स लेटर की एंडिंग में स्पाइक उस ज़ॉम्बी से पैदा हुई बच्ची को अपने टाउन में छोड़कर खुद घर से दूर अकेला निकल गया था और रास्ते में उसके ऊपर ज़ॉम्बीज के झुंड ने हमला कर दिया और उसकी हेल्प वहां पर जिमीज की गैंग ने करी थी जो कि असल में सेटन को पूजने वाले साइकोपैथ्स हैं और इनका लीडर है जिमी क्रिस्टल, जिसने की बचपन में टेलीटबीज देखकर अपना दिमाग खराब कर लिया था। अब देखो इन जिमीज के अंदर यानी कि सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल के अलावा जो कि लीडर है उनके अलावा जितने मेंबर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है जिमी इंक, जमाइमा, जिमी फॉक्स, जिमी जिमी, जिमी स्नेक, जिमी जोन्स और जिमी शाइट।
खैर फिर हम सभी जिमीज को देखते हैं और लॉर्ड जिमी यानी कि इनका लीडर सबको ये कहता है कि उसके पिता यानी कि सेटन का आदेश है कि स्पाइक को एक मौका दिया जाना चाहिए और स्पाइक को जिमीज में से किसी एक के साथ लड़ना पड़ेगा, उसे हराना होगा और देन स्पाइक एक जिमी बन जाएगा और अगर स्पाइक हार गया तो स्पाइक का सैक्रिफाइस दिया जाएगा। खैर अब स्पाइक के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ लड़ने के लिए जिमी शाइट आगे आता है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि जिमीज जो हैं वो एक नंबर के साइकोपैथ्स हैं और उन्हें तो ज़ॉम्बीज का जरा भी डर नहीं, तो वो स्पाइक से कैसे ही हार सकते थे। और यहाँ पर स्पाइक का जिमी शाइट के सामने जीतने का कोई भी मौका नहीं था। स्पाइक यहाँ पर पहले ही हार चुका था, लेकिन जिमी शाइट स्पाइक को अंडर एस्टिमेट कर लेता है और स्पाइक इसी चीज का फायदा उठाकर जिमी शाइट की थाई के अंदर एक चाकू घुसा देता है। अब जिमी जो होता है पहले तो इस चीज को एक छोटी सी चोट समझकर इग्नोर करता है, हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइक के ऊपर हमला करने के लिए उस चाकू को अपनी थाई से बाहर निकालता है तो उसकी एक आर्टरी कट हो जाती है और उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो ब्लीडिंग की वजह से मारा जाता है। और जिमी शाइट का बेस्ट फ्रेंड जिमी फॉक्स भी उसको नहीं बचा पाता क्योंकि ये उनके रूल्स के सख्त खिलाफ था। खैर अब जिमी शाइट के मरने के बाद में स्पाइक एक जिमी बन चुका था और वो जिमी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये लोग स्पाइक को मार डालते, तो स्पाइक को ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। खैर इसके बाद में सभी जिमीज वहां से निकल जाते हैं और एक बात नोट करने वाली ये है कि जिमीज कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते, वो बस आगे बढ़ते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। खैर अब इसके बाद में हम एक हंटर को देख पाते हैं जो कि वहां पर शिकार करने आया था, लेकिन ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर सैमसन द अल्फा को देखते हैं और पहली बार हम एक ज़ॉम्बी के पर्सपेक्टिव से एक इंसान को देख रहे होते हैं। हमको यहाँ पर पता लगता है कि असल में ज़ॉम्बीज को जो इंसान होते हैं ना वो खुद एक ज़ॉम्बी जैसे ही दिखते हैं और इसलिए वो इंसानों पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो इंसानों को एज अ थ्रेट देखते हैं जो कि वायरस की वजह से होता है। और अब यहाँ पर हम एक काफी भयानक सीन देखते हैं। सैमसन जो होता है वो उस हंटर का सर उसकी बॉडी से उखाड़ देता है, साथ ही साथ सर के साथ में वो उसकी स्पाइन भी उखाड़ लेता है और इससे हमको पता लगता है कि सैमसन कितना पावरफुल और खतरनाक है। खैर अब पिछली मूवी के एक और कैरेक्टर डॉक्टर इयान केल्सन को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए ज़ॉम्बीज को उठाकर अपने कैंप के पास लेकर जा रहा था और वो सभी ज़ॉम्बीज पिछले पार्ट में मारे गए थे और उनमें से एक ज़ॉम्बी वो थी जिसने कि पिछले पार्ट में एक नॉर्मल इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। उधर उस हंटर को मारने के बाद में सैमसन उस हंटर का दिमाग खाने लगता है और वो इयान के गाने की आवाज सुनता है और वो भागकर इयान के पास चला जाता है। फिर सैमसन इयान से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था और वो इयान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही इयान सैमसन को शूट करने के लिए बेहोश करने के लिए अपनी डार्ट पाइप को निकालता है तो सैमसन वहीं रुक जाता है और जैसे ही पाइप नीचे करता है तो सैमसन फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर आखिर में डॉक्टर इयान सैमसन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद में इयान सैमसन की बॉडी में से तीर निकालता है और अगर आपको याद हो तो ये तीर सैमसन को पिछले पार्ट्स में लगे थे। खैर अब इयान अपने कैंप के अंदर वापस जाता है और वहां पर वो ज़ॉम्बीज की बॉडी से बोन्स को अलग करता है और उनको अपने बोन टेम्पल में सजा देता है और इसलिए इस मूवी का नाम बोन टेम्पल है। अब इयान अंडरग्राउंड बने हुए अपने बंकर में जाता है और वहां पर लगी हुई पिक्चर्स को देखकर ये समझ में आता है कि इयान की भी कभी फैमिली हुआ करती थी और शायद से उसका परिवार भी इन्फेक्ट हो गया। खैर इसके बाद इयान के दिमाग में एक बात आती है और वो जल्दी से बाहर जाता है और सैमसन को बुलाने लगता है। सैमसन वहां पर आ भी जाता है और वो इयान की तरफ बढ़ने लगा था, यानी कि उसको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही इयान अपने डार्ट पाइप को ऊपर करता है तो सैमसन रुक जाता है और जैसे ही इयान पाइप को नीचे करता है सैमसन फिर से उसकी ओर बढ़ने लगता है और ये बर्ताव देखकर इयान काफी ज्यादा हैरान था। खैर इयान सैमसन को अपने पास बुलाता है और सैमसन भी उसके पास आ गया था, जहां पर हम समझ पाते हैं कि सैमसन जो कि एक एल्फा है असल में वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है, बल्कि कोई भी एल्फा पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना, लेकिन वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं है। और जो बेहोशी वाला डार्ट असल में इयान इस्तेमाल करता है ना, उससे सैमसन को उस दर्द से राहत मिलती है जो कि उस वायरस की वजह से सैमसन को होती है, बेसिकली दिमाग के अंदर। इसलिए डार्ट पाइप को देखकर सैमसन इयान पर हमला नहीं कर रहा था और ये सेम ऐसा है जैसे किसी जानवर को ट्रेन करना। एग्जाम्पल के लिए डॉग्स को जैसे डॉग फूड देकर ट्रेन किया जाता है, सेम वैसे ही अब इयान सैमसन को डार्ट की हेल्प से बेहोश कर देता है और वो सैमसन के साथ बातें करने लगता है और इयान सैमसन से ये कहता है कि क्या हो अगर वो सैमसन के मुंह से एक शब्द सुन पाए, और ऐसा हुआ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा क्योंकि इससे इयान को पता चल सकता है कि वायरस ने सैमसन के ब्रेन को घेर रखा है, लेकिन वो सैमसन को पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं होने दे रहा। बेसिकली ये जो वायरस है ना वो इंसानों के अंदर रेज को इतना बढ़ा देता है कि सामने कौन है उनको समझ में नहीं आता। खैर अब इयान ये पता लगाने के लिए कि क्या जो बेहोशी वाली मेडिसिन वो अब तक सैमसन पर इस्तेमाल करता आ रहा था, क्या उसकी हेल्प से सैमसन के सोचने और समझने की एबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट हुई है, तो ये जानने के लिए वो खुद भी वही बेहोशी की मेडिसिन खा लेता है ताकि अगर सैमसन उसे मारकर खाए भी तो इयान बेहोशी में रहे और उसे कुछ भी फील ना हो। अब इयान कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल सही सलामत था और इससे उसको पता लग गया था कि वो सैमसन और बाकी अल्फा को क्योर कर सकता है और उसी खुशी में वो नाचने लगता है।
अब इयान फिर से उसी बेहोशी वाली दवाई को फिर से रेडी करता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ चेंजेस थे। हम देखते हैं कि अब सैमसन खुद इयान के पास आने लगा था और अब वो चीजों को भी समझ रहा था, जैसे कि वो बारिश को फील कर रहा होता है। सैमसन रोज इयान के पास आने लगा था और इयान रोज उसे वो दवाई वाला डार्ट शूट कर देता और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। खैर इसके बाद में सीन बदलता है और कहीं दूर जंगल में हम टॉम, ओस्लो और कैथी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि वहां पर मशरूम्स लेने आए थे, लेकिन वहां पर उनको एक ज़ॉम्बी दिख जाता है। अब कैथी और टॉम के बहुत रोकने के बावजूद भी ओस्लो उस ज़ॉम्बी को मारने चला जाता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी उनको देख लेता तो वो चिल्लाने लगता और उसकी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते तो काफी रिस्क वाली बात हो सकती थी। लेकिन होता यह है कि जैसे ही ओस्लो उसके पास जाता है तो वो ज़ॉम्बी चिल्लाने लगता है। वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज तुरंत आ जाते हैं और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। अब ओस्लो तो उन ज़ॉम्बी से घिर गया था और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर खून वाली उल्टी करता है एंड ऑब्वियस सी बात है ये वायरस से इन्फेक्टेड होती है जो कि उसके मुंह के अंदर चली जाती है और ओस्लो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन टॉम और कैथी बचकर वापस अपने फार्म पर चले जाते हैं। अब फार्म में टोटल 6 लोग थे, जिनमें से एक को अभी अभी ज़ॉम्बी ने मार दिया, यानी कि ओस्लो को। खैर घर के अंदर हम फार्म के ओनर जॉर्ज, मेड पॉला, केयरटेकर मैथ्यू और टॉम और कैथी जो कि कपल है उनको देखते हैं। ये दोनों जॉर्ज को ओस्लो की मौत के बारे में बताते हैं, लेकिन जॉर्ज को उससे ज्यादा किसी और चीज की चिंता थी। वो उन दोनों को बताता है कि कोई उनके घर आया है और ये थे जिमीज जो कि उनके घर पर आ गए थे। अब यहाँ पर बाकी सब तो डरे हुए थे और चुपचाप बैठे थे, लेकिन कैथी उनसे पूछ रही थी कि वो वहां पर क्यों आए हैं और किसने उन्हें अंदर आने दिया। तो जिमी क्रिस्टल उन्हें बताने लगता है कि कैसे भगवान ने इंसानों को पनिश करने के लिए ये प्लेग यानी कि वायरस यहाँ धरती पर भेजा और वो अपने मालिक यानी कि सेटन के कहने पर चलते हैं, जिसने कि उन्हें कमांड दी है कि इंसानों का सैक्रिफाइस सेटन को दिया जाए। अब कैथी उन सबको वहां से जाने के लिए बोलती है तो जिमी क्रिस्टल कहता है कि वो चले तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो उन सबका सैक्रिफाइस देकर उन्हें मारेंगे। और ये सुनते ही मैथ्यू उन पर हमला कर देता है और बाकी सब भी, लेकिन जिमीज उन सबको दबोच लेते हैं, लेकिन कैथी बचकर वहां से भाग जाती है। जिमी क्रिस्टल जिमी इंक को कैथी को पकड़कर लाने के लिए कहता है और साथ में उसे उनके रुकने के लिए कोई नई जगह ढूंढने के लिए बोलता है। खुद जिमी क्रिस्टल बाकियों के साथ में मैथ्यू, जॉर्ज, टॉम और पॉला को पकड़कर बाण में ले जाता है। हम देखते हैं कि जब जिमी इंक जा रही थी तब उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वो बिना डरे ही उसको आसानी से मार डालती है, जैसे कि वो कोई खिलौना हो। खैर अब थोड़ी दूर जाने के बाद में जिमी इंक इयान के कैंप के पास पहुंच जाती है और वो वहां पर हड्डियों से बने हुए टावर्स देखती है। वो वहां पर आयोडीन से रेड पेस्ट से कवर हुए इयान को सैमसन के साथ देखती है और वो सोचने लगती है कि इयान ही सेटन है। एक तो इयान की स्किन आयोडीन की वजह से लाल थी, दूसरा वो बहुत सारी बोन्स और स्कल से बने टावर्स के बीच खड़ा हुआ था, और तीसरा कि उसने एक अल्फा ज़ॉम्बी को टेम करा हुआ था जो कि किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी को पलक झपकते ही बॉडी से अलग कर सकता था। मीनवाइल बार्न के अंदर जिमी क्रिस्टल ने टॉम, जॉर्ज, मैथ्यू और पॉला को बांधकर लटका दिया था। वहीं बार्न के अंदर हम कैथी को देखते हैं जो कि ऊपर छुपी हुई थी। यहाँ पर जिमी क्रिस्टल उनको बताता है कि वो सेटन का बेटा है और सेटन ने उससे ये कहा है कि हर जगह घूमकर इंसानों को ढूंढो और उनका सैक्रिफाइस दे दो, और उन्होंने उसे 7 लोगों की एक आर्मी बनाने को भी कहा है जिसे वो 7 फिंगर्स बुलाता है। खैर अब एक बात तो साफ थी कि जिमी क्रिस्टल पूरा का पूरा पागल है और उसको हेलुसिनेशंस होते हैं और वो साइकोपैथ भी है, और इन सब की वजह यह है क्योंकि बचपन में उसकी आंखों के सामने उसका परिवार ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया था। खैर अब सैक्रिफाइस देने के लिए सभी जिमीज अपने अपने मास्क पहनते हैं और वो पहले मैथ्यू से शुरू करते हैं। वो उसकी शर्ट उतार कर उसकी छाती की खाल को उतारते हैं और ये देखकर स्पाइक वहां से बाहर आ जाता है क्योंकि उससे वो देखा नहीं जा रहा था। तभी वहां पर जिमी इंक भी आ जाती है और वो स्पाइक को आकर संभालती है। एनीवेज यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर हम डॉक्टर इयान को देखते हैं जो कि सैमसन के साथ रात में खुले आसमान में बैठा था। वो सैमसन को बताता है कि जो दवाई सैमसन को आराम दे रही थी वो अब खत्म होने वाली है। वो बताता है कि वो वहां पर 28 सालों से है, यानी कि जब पहली बार रेज वायरस फैला था, और तब से उसने हर तरह की दवाई ढूंढकर कलेक्ट करी है, लेकिन अब जो दवाई सैमसन के लिए चाहिए वो उसके पास नहीं बची। अब आखिरी रास्ता यही था कि वो सैमसन को जहर के इंजेक्शन से उसे हमेशा के लिए उस दर्द से आजाद कर दे। लेकिन इससे पहले इयान सैमसन से उसकी इच्छा पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है या फिर नहीं, लेकिन सैमसन कुछ नहीं बोलता और इयान उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि सैमसन चांद की तरफ देखता है और बोलता है चांद, और ये सुनकर इयान हैरान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 28 सालों में किसी भी इन्फेक्टेड यानी कि ज़ॉम्बी को बोलते नहीं सुना था, और इसका मतलब ये था कि जल्दी ही सैमसन ठीक होने वाला था। मीनवाइल बार्न के अंदर में जिमीज ने जॉर्ज, मैथ्यू और पॉला की स्किन उनकी बॉडी से उतार दी थी, और जिमी क्रिस्टल यहाँ पर टॉम को एक मौका देता है जैसे कि उसने स्पाइक को दिया था कि वो जिमीज में से किसी एक को मार दे तो वो टॉम को जिंदा छोड़ देगा, और टॉम भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो जमाइमा को चुनता है क्योंकि वो कमजोर सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही टॉम जमाइमा से लड़ना शुरू करता है वो उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसने टॉम को अधमरा कर दिया था, और फिर जैसे ही वो टॉम को मारने वाली थी ऊपर से कैथी एक हुक नीचे फेंकती है जो कि जमाइमा के सर में आकर घुस जाता है और जमाइमा ऑन द स्पॉट मारी जाती है।
अब कैथी वहां से भाग जाती है और टॉम एक सिलेंडर की मदद से आग लगाता है और वो जिमी को जला देता है, लेकिन जिमी टॉम को तीर मारकर उसे खत्म कर देते हैं। खैर अब कैथी भाग गई थी तो जिमी क्रिस्टल स्पाइक को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और उसको पकड़कर लाने के लिए बोलता है। और जब स्पाइक कैथी को पकड़ने जाता है तो वो कैथी से कहता है कि वो भी उसे अपने साथ ले जाए, और ये सुनकर कैथी उसके पास आती है और वो स्पाइक पर हमला करके वहां से भाग जाती है, क्योंकि कैथी की नजरों में तो स्पाइक भी जिमीज में से एक था। खैर अब क्योंकि स्पाइक कैथी को पकड़ नहीं पाया तो जिमी क्रिस्टल ये कहता है कि सेटन उससे स्पाइक का सैक्रिफाइस मांग रहे हैं, और स्पाइक कहता है कि उसने कैथी को मार दिया है, लेकिन उसकी बॉडी जंगल में पड़ी है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। अब जिमी क्रिस्टल कहता है कि स्पाइक झूठ बोल रहा है और उसके साथ क्या करना है ये बात वो सेटन से पूछकर बताएगा। तो जिमी इंग कहती है कि क्यों ना खुद सेटन से ही पूछ लिया जाए कि स्पाइक के साथ क्या करना है। अब इस बात से हैरान होकर जिमी क्रिस्टल पूछता है कि वो ये क्या बोल रही है, तो वो बताती है कि उसने सेटन को देखा है, लाल स्किन, हड्डियों का बना हुआ कैसल और डीमन फ्रेंड यानी कि अल्फा सैमसन। फिर इसके बाद में हम सैमसन को देखते हैं जिसे हम एक बैरी खाता देखते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि सैमसन धीरे धीरे अपनी सेंसेस में आ रहा था, यानी कि इंसानी सेंसेस में, और वो चीजों का मतलब ढूंढ रहा होता है। तभी हम डॉक्टर यान को भी देखते हैं जो कि सैमसन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तैयार कर रहा था, और मेडिसिन रेडी होने के बाद यान बाहर आता है और वो सैमसन को आवाज लगाता है। और ये सारी चीजें जिमी क्रिस्टल और बाकी जिमीज दूर छिपकर ही देख रहे थे। और जब सभी जिमीज जिमी क्रिस्टल से बार बार पूछ रहे थे कि क्या इयान ही जिमी क्रिस्टल के पिता हैं, तो जिमी क्रिस्टल को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है, यानी कि ये बेवकूफ जो कि सन की था वो अपनी ही बातों में फंस गया था। अब जो स्पाइक था उसको तो पहले से अच्छे से पता था कि इयान जो है वो डॉक्टर है, ना कि कोई सेटन है, लेकिन वो चुप रहता है और जिमी क्रिस्टल खुद इयान से बात करने चला जाता है। उधर जंगल के अंदर हम सैमसन को देखते हैं जिसकी मेमोरीज भी अब धीरे धीरे वापस आ रही थी और उसे अपने पास्ट के विजन्स आ रहे होते हैं। फिर हम जिमी क्रिस्टल को देखते हैं और वो उस हड्डियों से बने कैसल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हजारों हड्डियों से बने पिलर्स और ढेर सारे स्कल से बना एक टावर था जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, जिसको देखकर कोई भी इयान को सेटन समझ लेगा। खैर जिमी क्रिस्टल भी इयान को सेटन ही समझ रहा था और वो इयान को डैड बुलाता है और जिमी इयान से पूछता है कि क्या वो सेटन है, और ये सुनते ही इयान सारी बात समझ जाता है और वो जिमी क्रिस्टल को बताता है कि वो सेटन नहीं है और उसकी स्किन लाल है क्योंकि उसने आयोडीन की पेस्ट लगाई हुई है और इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसा किया गया है, और वो जो बोन्स और स्कल्स हैं वो मरे हुए लोगों और इन्फेक्टेड लोगों की है और वो कोई कैसल नहीं है बल्कि एक टेम्पल है। खैर अब हम स्पाइक को देखते हैं और वो जिमी इंग से ये पूछता है कि क्या हो अगर इयान सेटन ना हो और बस एक बूढ़ा व्यक्ति हो जिसे उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। तो जिमी इंग कहती है कि वो पक्का सेटन ही है। फिर वो स्पाइक के पास बैठ जाती है और कहती है कि बात ये नहीं है कि इयान सेटन है या फिर नहीं, बल्कि बात ये है कि क्या जिमी क्रिस्टल सेटन का बेटा है या फिर नहीं। खैर अब हम इयान और जिमी क्रिस्टल को देखते हैं और इयान जिमी से पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ पर है। तो जिमी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसका परिवार ज़ॉम्बीज के द्वारा खत्म कर दिया गया था, वो खुद तो बच गया क्योंकि वो चर्च में छिप गया था। खैर अब इयान जिमी से पूछता है क्या उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद है, तो यहाँ पर वो ये कहता है कि नहीं, बस कुछ फ्रेगमेंट्स याद हैं लाइक कंप्यूटर, कार, सेल फोन्स, बस इतना ही। अब इयान यहाँ पर यह समझ चुका था कि जिमी क्रिस्टल असल में एक स्किज़ोफ्रेनिक है और उसको ये लगता है कि सेटन उससे बातें करता है और वही उसका पिता है, जबकि जिमी क्रिस्टल के पिता तो एक प्रीस्ट हुआ करते थे जिसका ये मानना था कि ये वायरस नहीं है बल्कि ये गॉड की पनिशमेंट है इंसानों के लिए, यानी कि उनके किए गए सिंस की सजा है। और जिमी क्रिस्टल की आंखों के सामने ही उन ज़ॉम्बीज ने उसके पिता को मार डाला था और इन सब का ट्रॉमा समय के साथ चेंज होकर जिमी क्रिस्टल के लिए स्किज़ोफ्रेनिया बन गया। खैर अब जिमी क्रिस्टल इयान को सेम वैसा ही करने के लिए कहता है जैसा वो बोले, वरना वो उसको मार डालेगा बहुत ही बुरी तरह से, और इयान उसकी बात मान जाता है। फिर जिमी क्रिस्टल वापस चला जाता है और वो जाकर बाकी जिमीज को कहता है कि उसके पिता सेटन यानी कि इयान उनसे कल रात को मिलेंगे, लेकिन कोई भी उनसे तब तक बात नहीं करेगा, ना कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे यानी कि जिमी क्रिस्टल से ही बात करेंगे। और ये बात सुनकर जिमी इंग को जिमी क्रिस्टल पर शक हो जाता है कि वो सेटन का बेटा है ही नहीं। खैर फिर हम सैमसन को इयान के साथ देखते हैं और सैमसन बेहोशी की हालत में था और इयान उसको बताता है कि वो इतने सालों से अकेला रह रहा है तो उसे कभी भी मरने का डर नहीं रहा, लेकिन अब जब उसका काम पूरा हो गया है और उसने इन्फेक्शन का क्योर ढूंढ लिया तो अब उसको डर लग रहा है कि अगर उसे कुछ हो गया तो सैमसन का ध्यान कौन रखेगा और लोग गलत समझकर उसको मार न डालें। खैर वो उसे ये बताता है कि कल रात कुछ लोग आने वाले हैं और उनके लिए उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। सो इसलिए इयान फाइनली सैमसन को वो दवाई देता है जिसकी उसने डोजेज बढ़ा दी थी और कुछ बदलाव भी किए थे। इयान सैमसन को ये बताता है कि इन्फेक्टेड लोग उन पर अटैक करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है ही नहीं, और शायद वो अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह का खतरा नॉन इन्फेक्टेड लोगों में दिखाई देता है, लेकिन उसने कई इन्फेक्टेड लोगों को बच्चों को मरते देखा है और बच्चों से तो किसी को खतरा नहीं है। इयान की रिसर्च के हिसाब से उस रेज वायरस की वजह से इन्फेक्टेड लोगों को एक डिसऑर्डर होता है जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को वो चीजें दिखने लगती हैं जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
बेसिकली उनका दिमाग उनसे ट्रिक खेलता है, वो भी इस रेज वायरस की वजह से। फिर सीन अगली सुबह पर आता है और स्पाइक देखता है कि सभी सो रहे हैं, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी फॉक्स जाग जाता है और वो स्पाइक को जकड़कर पकड़ लेता है। अब वो स्पाइक के मुंह के अंदर अपने चाकू को घुसाने वाला था, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड जिमी शाइट की मौत का बदला लेने वाला था, लेकिन तभी वहां पर जिमी इंक आकर जिमी फॉक्स को मार डालती है और वो स्पाइक को बचा लेती है। बेसिकली इनकी ट्यूनिंग हो गई थी। स्पाइक जिमी इंक से ये कहता है कि वो वहां से दूर जाना चाहता है, तो जिमी इंक कहती है कि वो कहीं नहीं जा सकते और अगर स्पाइक को जिंदा रहना है तो उसे उसके साथ ही रहना होगा। और वो स्पाइक को ये भी बताती है कि जिमी क्रिस्टल झूठ बोल रहा था कि वो सेटन का बेटा है, क्योंकि उसने आज से पहले वो हड्डियों से बनी जगह नहीं देखी थी, और अगर वो वाकई में सेटन का बेटा होता तो उसको इन चीजों के बारे में पता होता। खैर, अब इसके बाद में जिमी इंक जाकर जिमी क्रिस्टल को झूठ बताती है कि जिमी फॉक्स वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जिमी क्रिस्टल के पिता से मिलने से डर रहा था और इसलिए उसे उसको मारना पड़ा। लेकिन जिमी क्रिस्टल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और जो हुआ था वो उसके पिता उन्हें आज रात बताएंगे। खैर, अब हम इयान को देख पाते हैं जो कि सैमसन को आवाज लगा रहा होता है, और फिर हम सैमसन को देखते हैं जिसको धीरे धीरे अपनी सारी पुरानी यादें वापस आ रही थी, और हम उसको अपने हाथों को धोता हुआ भी देखते हैं, और अब उसने अपनी बॉडी को एक कपड़े से ढक भी लिया था। खैर, इसके बाद फिर वो उसी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और हम उसके बचपन के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि बचपन में सैमसन अपने परिवार के साथ उसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और उसी वक्त वो रेज वायरस फैल गया था, जो कि मुझे लगता है ट्रेन टू बुसान वाला रेफरेंस भी है। खैर, तभी वो इन्फेक्ट हुआ था और अब जैसे ही वो वापस होश में आता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे, और सैमसन उनमें से एक ज़ॉम्बी को ये कहता है कि उसके पास टिकट नहीं है, और इस बात से साफ हो जाता है कि सैमसन अब वायरस के असर से बाहर था। लेकिन ये बात ज़ॉम्बीज को भी पता चल गई थी और वो सैमसन पर हमला करने लगते हैं। अब एक एक करके वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और वो सभी सैमसन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन सैमसन जो था वो वायरस से तो आजाद था, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पावरफुल थी और उसमें अभी भी वही ब्रूट स्ट्रेंथ थी, और इसी ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से सैमसन सभी ज़ॉम्बीज को अकेला ही संभाल लेता है। लेकिन वहां पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए थे। खैर, इसके बाद में हम इयान को देखते हैं जो कि रात के लिए पूरी तैयारी करने लगता है और वो किसी तरह का पाउडर बना रहा था। फिर वो पूरी जगह को कैंडल से सजा देता है और पेट्रोल की हेल्प से एक सर्कल बनाता है, और फिर वो अपना म्यूजिक बॉक्स और एक हैवी मेटल रॉक की कैसेट लेकर बाहर आ जाता है, और वो सब कुछ एकदम अच्छे से कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिमीज को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा कर रहा हो। अब होता यह है कि रात में जिमी क्रिस्टल और बाकी जिमीज बोन टेम्पल पर आ जाते हैं, और जिस माहौल को इयान ने क्रिएट कर दिया था उनको देखकर उनको तो यकीन हो गया था कि इयान ही सेटन है। अब वो सभी अपने अपने मास्क पहन लेते हैं, और जैसे ही वो सभी वहां पर एंटर होते हैं वो अपने सामने एक उल्टा क्रॉस देखते हैं, और तभी इयान वो म्यूजिक प्ले करता है और वो ऐसे परफॉर्मेंस देता है कि सभी चौंक जाते हैं, और इयान वो पाउडर सभी के फेस पर ब्लो कर देता है जो कि उसने बनाया था, जिसकी वजह से होता यह है कि सभी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और अंत में जो आग से खेलने वाली परफॉर्मेंस इयान देता है वो तो एकदम आउटस्टैंडिंग थी, और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर वो बहुत कुछ करने वाला था। बेसिकली इन सबको ठिकाने लगाने की सोच रहा था। कहीं ना कहीं इयान समझ चुका था कि ये सब के सब भटके हुए हैं, सबको यहाँ पर जिमी क्रिस्टल ने भटकाया है। खैर, अब इन सब के बाद में इयान सबके सामने आता है और वो सबको अपने सामने झुकने के लिए कहता है, और फिर वो खुद को एज सेटन इंट्रोड्यूस करता है। फिर जिमी क्रिस्टल ये कहता है कि क्या इयान यानी कि सेटन यही चाहते हैं कि वो सारे के सारे नॉन इन्फेक्टेड लोगों को यानी कि इंसानों को ढूंढकर खत्म कर दें, और इयान को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। अब जिमी क्रिस्टल कहता है कि क्या वो ये चाहते हैं कि सभी जिमीज उसके यानी कि जिमी क्रिस्टल के एक बार कहने पर अपनी जान दे दें, और ये भी कि वो अपनी आर्मी और बढ़ाएं। तो इयान को फिर से मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। अब जिमी क्रिस्टल बाकी सबके साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन इयान जो होता है वो स्पाइक को मास्क में ही पहचान लेता है उसकी आंखें देखकर, और वो स्पाइक को अपने पास बुलाता है, उसका मास्क उतारता है। इयान स्पाइक को देखकर बहुत खुश था, और वो जिमी क्रिस्टल को एक आखिरी कमांड देता है कि जैसे जीसस को क्रूसीफाइड होना पड़ा था वैसे ही अब जिमी क्रिस्टल को भी क्रूसीफाइड होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका यानी कि सेटन का बेटा है। अब ये सुनने के बाद जिमी क्रिस्टल उसका ये कमांड पूरा करने से मना कर देता है, और वो ये कहता है कि इयान कोई सेटन नहीं है, और वो इयान के पेट में एक चाकू से स्टैब कर देता है। और फिर वो जिमी जोन्स और जिमी स्नेक को ऑर्डर देता है कि वो जिमी इंक को मार दे, लेकिन जिमी इंक उल्टा उन दोनों को ही मार डालती है। फिर हम ये देखते हैं कि स्पाइक ने गुस्से में आकर जिमी क्रिस्टल की छाती में वही चाकू स्टैब किया था जो कि उसने इयान को स्टैब किया, और जिमी क्रिस्टल अब नीचे गिर पड़ता है। अब इयान जिमी इंक को बताता है कि वो कोई सेटन नहीं है, तो जिमी इंक कहती है कि फिर भी उसने माहौल बहुत अच्छा बनाया था, और भले ही वो सेटन हो या फिर नहीं, लेकिन वो उसकी आखिरी कमांड जरूर पूरी करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इयान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और उसको पता था कि अब वो बचेगा नहीं, तो वो उन दोनों को वहां से कहीं दूर जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, और जिमी इंक स्पाइक को बताती है कि उसका असली नाम है
है कैली। उनके जाने के बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों ने जिमी क्रिस्टल को वाकई में क्रूसीफाइड कर दिया था, वो भी उल्टे क्रॉस पर। फिर थोड़ी देर के बाद में वहां पर सैमसन आता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिमी क्रिस्टल को सैमसन सेटन जैसा दिख रहा था और इससे कंफर्म हो जाता है कि जिमी क्रिस्टल को वाकई में दिक्कत थी, यानी कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया था। खैर अब सैमसन यहाँ पर इयान को थैंक यू बोलता है उन सब चीजों के लिए जो कि उसने उसके लिए की थी, और अब इयान यहाँ पर फाइनली मोमेंटो मोराई बोलता है और मारा जाता है। और शायद से इसका मतलब ये था कि जब वो खत्म हो जाए तो उसकी भी हड्डी को यानी कि उसके स्कल को यहीं बोन टेम्पल के अंदर सजाया जाए। खैर अब सैमसन इयान की डेड बॉडी को उठाकर वहां से चला जाता है और जिमी क्रिस्टल अपने पिता यानी कि सेटन को आवाज लगाता रहता है, और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर सैमसन वापस आता है और वो जिमी क्रिस्टल को मार डालता है क्योंकि उसने ही इयान को मारा था। खैर अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम जिम और उसकी बेटी सैम को देखते हैं। जी हाँ, जिम 28 डेज लेटर मूवी का प्रोटैगनिस्ट है और वो उन सर्वाइवर्स में से एक है जो कि 28 साल पहले बच गए थे। अब 28 डेज लेटर मूवी की एंडिंग में जिम और सेलिना बच गए थे और सैम जिम और सेलिना की ही बेटी है। खैर उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है और वो दोनों अपनी अपनी गन्स लेकर बाहर जाते हैं और वो ये देखते हैं कि ढेर सारे ज़ॉम्बीज यानी कि रेज वायरस से इन्फेक्ट हुए लोग 2 लोगों का पीछा कर रहे थे, और ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि जिमी इंक यानी कि कैली और स्पाइक थे। और इसके बाद में सैम के कहने पर जिम उन दोनों की हेल्प करने निकल जाता है कि स्टार्टिंग वाले प्रोटैगनिस्ट को और यहाँ पर लेटेस्ट मूवी के प्रोटैगनिस्ट को कैसे आपस में जोड़ दिया गया। और बूम, इसी के साथ में 28 ईयर्स लेटर बोन टेम्पल फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और बोन टेम्पल फिल्म ये बताते हुए खत्म हुई है कि अगले पार्ट के अंदर हमें ओरिजिनल मूवी के प्रोटैगनिस्ट को देखने का मौका मिलेगा। यानी कि आप जानते हो कि 28 ईयर्स लेटर एक ट्रिलॉजी है, यानी कि 3 पार्ट इसमें आएंगे। 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा भी आने वाला है, और शायद हमें उसकी 28 साल की लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा कि आखिरकार क्या क्या हुआ। अब जैसे कि 28 डेज लेटर मूवी के सर्वाइवर्स भी अभी जिंदा है, तो हो सकता है कि अगले पार्ट में हमें 28 वीक्स लेटर मूवी के सर्वाइवर जैसे कि टैमी, एंडी और फ्लिन भी देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात सैमसन की, तो अब वो रेज वायरस से इम्यून है और फिर कभी भी इन्फेक्ट नहीं हो सकता। उसके अंदर जो ब्रूट स्ट्रेंथ है वो हमेशा रहेगी। अब इस मूवी के अंदर स्टोरी स्पाइक, जिमीज और इयान पर फोकस्ड हो रखी थी, और शायद अगले पार्ट में स्टोरी अलग अलग कम्युनिटीज पर फोकस करे जो कि वायरस से बच गए थे, जैसे कि जिस कम्युनिटी से स्पाइक है और जिस कम्युनिटी के अंदर जिम और सैम है। अब हो सकता है कि ऐसी और भी कम्युनिटीज होंगी क्योंकि रेज वायरस यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था, तो हो सकता है कि अगले पार्ट के अंदर और भी कुछ ज्यादा एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना हो। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इयान ने यहाँ पर कोई ना कोई क्योर तो निकाल ही लिया था। अब ये खाली अल्फा पे काम आता है या फिर बाकी के ऊपर भी, ये बात तो हमें अगले पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्या पता इयान ने यहाँ पर स्पाइक को कुछ बातें बता दी होंगी जिसके चलते हमको पता होगा कि कौन सी दवाई देनी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इतने सारे लोगों को पकड़कर ये दवाई कैसे दी जाएगी। और सच में यार इयान के साथ ऐसा देखकर काफी बुरा लगा, काफी बढ़िया आदमी था वो। और मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी रेटिंग भी काफी बढ़िया है, देखने में इस मूवी को काफी मजा आता है। यहाँ पर ये खाली एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है बल्कि उससे काफी बढ़कर है। यहाँ पर कैरेक्टर्स की जो गहराई है और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं वो काफी ज्यादा देखने लायक है, देखने में काफी मजा आता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस मूवी को, इस फ्रेंचाइजी को जरूर देखिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, सच्ची घटना पर आधारित है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए